अध्ययन की कुंडली है, कौन कौन से योग इस कुंडली में बन रहे हैं, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने योग पढ़ाए थे। अनफा सुनफा, चंद्रमा से दूसरे भाव में कौन सा योग होता है, कौन बताएगा? सुनफा योग होता है। गुरुजी सुनफा योग बन रहा है दूसरे भाव में ग्रह हो तो। हाँ, चंद्रमा से दूसरे में भी ग्रह हो तो सुनफा होता है। और तो यहाँ पर चंद्रमा से 12वें में ग्रह है, दूसरे में नहीं है, तो कौन सा है? गुरुजी अनफा योग है। अनफा है, ठीक है। सूर्य से दूसरे में कौन सा योग होता है? गुरुजी वैसी योग होता है सर। और 12वें में वोसी योग होता है। तो क्या यहाँ वोसी बन रहा है? सर वोसी बन रहा है, वैसी नहीं बन रहा। वैसी नहीं बन रहा, वोसी बन रहा है। सुनफा नहीं बन रहा, अनफा बन रहा है। दुर्धरा नहीं बन रहा, उभयचरी नहीं बन रहा, केंद्रम नहीं बन रहा। तो और कौन सा योग बन रहा? गजकेसरी बन रहा है। चंद्रमंगल योग बन रहा है। सबको समझा दीजिए सर। जब गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हो, यहाँ पर गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये केंद्र में कहलाएंगे, क्योंकि गुरु से गिनेंगे चंद्रमा तो पहले पे ही आ जाएगा, तो 1 4 7 10 में होने चाहिए। तो यहाँ पर गजकेसरी योग बन रहा है। और ऐसा कौन सा योग है जो यहाँ बन रहा है? सर चंद्रमंगल योग बन रहा है। चंद्रमंगल का बन रहा है। जी रुचि जी बताइए। गुरुजी सस भी बन रहा है ना शनि से शायद। कौन बोल रहे हैं? ज्योति, रुचि जी बोल रहे हैं। गुरुजी सस योग, हाँ जी रुचि। हाँ, सस योग बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, सस योग बन रहा है, क्योंकि शनि केंद्र में किस राशि का बैठा है? तुला राशि में, उच्च की राशि में सर। उच्च की राशि में बैठा, बहुत बढ़िया। और कौन सा योग बन रहा है, एक और बताओ। एक योग और बता दो बस, सही आज सर्वे फोन तो कर देंगे। सर हंस योग बन रहा है ना, गुरु का बृहस्पति उच्च राशि में है, केंद्र में। उच्च राशि के गुरु चतुर्थ भाव में केंद्र में स्थित है, इसलिए हंस योग भी बन रहा है। तो आपने 5-6 योग निकाले, बाकी लोगों ने क्यों नहीं निकाले भाई? क्या आपने योगों की पढ़ाई नहीं की? भैया कुंडली आ सकती है पेपर में और वहां पूछा जा सकता है। सर आपने जिस दिन योग आपने पढ़ाए थे वो दशहरा वाले दिन, उस दिन क्लास नहीं अटेंड हो पाई थी और आपने वीडियो भी नहीं डाली। मेरी वीडियो उस दिन की बन नहीं पाई, आप अध्याय 13 पढ़ लेना, उसमें योग दिए हैं, वहां से समझ में आ जाएगा। और फिर भी मैं वीडियो उसमें तलाश लूंगा, अगर मिल जाएगी तो डाल दूंगा, ठीक है। दशहरा वाले दिन क्या तारीख थी? 15 अक्टूबर। मैं ढूंढूंगा 15 अक्टूबर में, अगर मेरा ये वीडियो होगा तो बिल्कुल डाल दूंगा, ठीक है, ओके। लेकिन ऐसा है तो आप अध्याय 13 पढ़ लेना, उसमें ये योग दिए हैं, तो थोड़ा अपने द्वारा समझ सकते हैं। हमने आपको देखो केंद्र बता दिए, त्रिकोण बता दिए, परस्पर बता दिए, अपोक्लिम बता दिए, आपको भाव मालूम है नंबर 1, आपको राशि मालूम है नंबर 2, आपको राशियों की उच्च नीच मित्र शत्रु के बारे में मालूम है, तो आप ये गणना आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि उसमें केवल अब इतना लिखा होगा उच्च का बैठा हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है। नीच का हो तो नीच का भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर वो लिखा है 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए 6, 8, 12 कौन से भाव में। तो बस आपको अगर भाषा शुरुआत की आती है तो आप उसके अंदर दिए हुए योगों को पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपके साथ एक दूसरी बात बता रहा हूं आज की क्लास के लिए, और वो है ये। अब हम पढ़ेंगे ग्रहों की अवस्थाएं, बाला की अवस्थाएं। विषम राशि में स्थित ग्रह 0 डिग्री से 6 डिग्री तक बाल अवस्था में होता है, अर्थात वो बच्चा होता है, और 6 डिग्री से 12 डिग्री तक कुमार अवस्था का होता है, और 12 डिग्री से 18 डिग्री तक युवा अवस्था का होता है, 18 से 24 तक वृद्ध अवस्था होती है, 24 से 30 तक मृत अवस्था होती है। यही अब मीवन राशि सब राशियों में अगर देखेंगे तो इसका उल्टा हो जाता है
सम राशियों में स्थित ग्रह 24 से 30 डिग्री तक बाल अवस्था का होता है, 18 से 24 डिग्री तक का वो कुमार अवस्था का होता है, 12 से 18 डिग्री का वह युवा अवस्था का होता है, और 6 से 12 डिग्री का वह वृद्ध होता है, और 0 से 6 डिग्री में वह मृत हो जाता है। परिणाम की बात करें तो जो बाल अवस्था के ग्रह हैं वो 25% परिणाम देते हैं, कुमार अवस्था के ग्रह 50% परिणाम देते हैं, और युवा अवस्था के ग्रह 100% परिणाम देते हैं। वृद्ध अवस्था के ग्रह बहुत कम परिणाम दे पाते हैं, मतलब 25% ही कहिए उसे, और मृत अवस्था के ग्रह नगण्य होते हैं, यानी परिणाम देने में सक्षम हो जाते हैं। तो इस बात को कैसे पता करेंगे? ऑड इवन का ध्यान रखेंगे कि ग्रह विषम में बैठा है या सम में बैठा है। तो ये बात नोट कर ली सबने कि विषम में कौन कौन से लिए? 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, यानी 6 का इंटू है। और विषम के लिए आप 6 6 बढ़ाते जाना, और सम के लिए भी जो है वो विपरीत क्रम में है, माइनस में जाएगा। जैसे 30 - 6 बराबर 24, 24 - 6 बराबर 18, ऐसे करते जा। तो अब मैं आपसे पूछूंगा इस कुंडली में कि ग्रह किस अवस्था में स्थित है। तो सबसे पहला ग्रह है सूर्य, वो किस अवस्था में है? इस कुंडली में सूर्य किस अवस्था में है? सूर्य किस राशि में है? सम राशि में है सर। कर्क राशि में। तो देखिए ये जो है ये राशि है 03, ये 03 अंश है, ये 04 कला है, और ये 07 विकला है। तो सूर्य जो है वो 3 राशि 3 अंश का है। तो ये कर्क राशि में स्थित है 3 अंश का। तो बताइए, सबसे पहले यशराज जी से ही पूछ लेते हैं, पर एक एक करके सबका नाम लूंगा। यशराज जी, सूर्य किस अवस्था का है? सर सूर्य मृत अवस्था के हैं यहाँ पे। मृत अवस्था का है, क्यों? सर क्योंकि सम राशि में ये 3 डिग्री पे है, और सम राशि में 0 से 6 डिग्री के बीच का ग्रह मृत होता है। बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर पे मैं रुचि जी से पूछूंगा, चंद्रमा किस अवस्था में है? गुरुजी वही विषम राशि में है 7। चंद्रमा यहाँ पर कर्क राशि, चंद्रमा कर्क राशि में है। ध्यान से पढ़ लीजिए, यहाँ पर 7 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 7 डिग्री है। ओके, तो सर गुरुजी विषम राशि बोलेंगे ना, आगे फ्री है तो? नहीं, आप यहाँ पर नहीं, आप ये चंद्रमा को यहाँ देख लीजिए किसमें बैठा है। अच्छा, सम में है, सम में है, सम में है, और 60 डिग्री का है, 7 डिग्री का है। तो मृत हो गए गुरुजी, मृत किने जाएंगे? 6 डिग्री तक में से मेरा 6 डिग्री का अंतर रखिए ना। नहीं गुरुजी, वृद्ध किने जाएंगे? वृद्ध है। हाँ, वृद्ध है, वृद्ध है। तो चंद्रमा यहाँ पर वृद्ध है। अब तीसरे नंबर पे मंगल ग्रह है, यहाँ पर कर्क राशि में 12 डिग्री के हैं। तो कौन बताएगा? अनीता मनावत। अनीता जी आप बताइए, मंगल किस अवस्था में है? बिल्कुल सम राशि में, और 12 से 18 में आ गए हैं। युवा, ठीक है। क्या सब लोग सहमत है? ये सर वो युवा अवस्था में सही है, सही है। हाँ सर सही है। 12 डिग्री से ऊपर चले गए ना सर, तो युवा में आ जाएंगे। अब हम पूछेंगे बुध के बारे में, दिव्यांश जैन बताएंगे। बाकी लोग अपना माइक बंद कर ले, दिव्यांश खोल लेंगे केवल। दिव्यांश जैन आप बताइए, बुध जो है मिथुन राशि में 15 डिग्री के हैं, तो किस अवस्था में है? मिथुन राशि सम राशि है। मिथुन राशि सम राशि कैसे हो सकती है? 1 3 5 7 9 11। 1 3 5 7 9 11 वो विषम राशि है, तो विषम राशि में वो बाल अवस्था के गिने जाएंगे। नहीं सॉरी, कुमार अवस्था, युवा अवस्था में। युवा अवस्था। आपके पास चार्ट हैगा, बुक हैगी ना सामने, आप उस बुक का पेज रख लीजिए सामने, अवस्था वाला, वहां देख लीजिए युवा अवस्था। क्यों, ये आप लोग बताइए रुचि जी, ये सही बता रहे हैं क्या?
दिव्यांश ने जो आंसर दिया है युवावस्था सही है क्या बुद्ध की? यशराज जी सर। सही है? सर आवाज युवा गई सर थी। कुमार नहीं होना चाहिए गुरुजी, कुमार। कौन से नहीं, ग्रह कुमार सर? तो 12 तक होगी, 0 से 6, 6 से 12। युवा 12 से गुरुजी, 18 युवा चला गया। युवा युवा ही होना चाहिए गुरुजी, युवा। युवा ही होगा ना, जो कि 12 से 18 में चला गया ना। सर वो तो राशि तो 12 से 18 में तो ग्रह युवा में ही चला जाएगा, शाम हो या विषम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा इनको। बहुत अच्छा है। अब अगले कंटेंस के रूप में मैं पूछूंगा ज्योति जी से कि गुरु किस राशि में है और किस अवस्था में है। ज्योति दुबे। गुरु किस अवस्था में है? संगीता जी आप भी बताइए। मानस आप बताइए। युवा अवस्था में। युवा अवस्था में, बहुत बढ़िया जी। अच्छा मानस आप हैं क्लास में? मानस चतुर्वेदी क्लास में है? मानस जी सर। बताओ शुक्र किस अवस्था में है? सर शुक्र विषम राशि में है और किस डिग्री के हुए तो सर कुमार अवस्था में हुए सर। कुमार है, देख लो ध्यान से। वृद्धावस्था में हुए सर, वृद्धावस्था में है सर। मानस बोल रहे हैं? जी सर। हाँ वृद्धावस्था, ओके वृद्धावस्था ठीक है। संगीता जी आप बताइए शनि किस अवस्था में? संगीता जी क्लास में हैं? अच्छा और कौन है जिससे मैंने पूछा नहीं है? हाँ तो संगीता जी आप बताइए कि शनि किस अवस्था के हैं? शनि तुला राशि में 21 डिग्री है तो उसकी अवस्था क्या होगी? नहीं मालूम? सर वृद्ध अवस्था में। आपके पास जो फलित की है कौन सा? वृद्ध अवस्था। वृद्धावस्था ठीक है, ओके। फिर से बताइए कौन रह गया है जिससे मैंने पूछा नहीं अभी? नाम बताइए कि मेरे से नहीं पूछा। लगभग सबसे हो गया, तो सभी में से जो भी पहले बताएगा। राहु किस अवस्था में? राहु केतु किस अवस्था में है? कोई भी बता सकता है। सर बाल्यावस्था। बाल अवस्था, बहुत बढ़िया। तो हमारा ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पर खत्म हुआ कि हम किसी कुंडली में ग्रहों की अवस्था को पहचाने, और जो ग्रह अवस्था जो होती है AB5 5 प्रकार की अवस्था होती है, बाल, कुमार और युवा, ये 5 प्रकार की अवस्थाओं को जानने के लिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। और ये 5 अवस्थाएं इस प्रकार से इस कुंडली में आपने निकाली। तो बाल अवस्था अगर ग्रह की होती है तो ग्रह 25% ही फल दे पाता है, और अगर उसकी अवस्था कुमार होती है तो वो 50% फल देता है, युवा होता है तो वो पूरा 100% फल देता है। तो इसके अंदर 3 ग्रह लगभग युवावस्था के हैं, बुध गुरु शुक्र, तो इस कुंडली में सबसे ज्यादा अच्छा फल वो देंगे। इसके अलावा एक अवस्था की श्रेणी में हम दूसरी चीज और देखते हैं, और वो होती है चलिए मैं इसको वापस ले जाता हूँ उधर। ग्रहों के जो उच्च नीच हैं उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं?
उच्च नीच का ये टेबल आपको दिख रहा है सभी को? जी सर। जी। तो ये आपको याद कर लेना चाहिए कि सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पर उच्च है, तुला राशि में 10 डिग्री पर नीच है, और सिंह राशि में 0 से 20 डिग्री तक उसका मूल त्रिकोण कहलाता है, और सिंह राशि में ही 20 से 30 वह स्वग्रही होता है। यानी कि सूर्य जिस राशि में स्वग्रही होता है उसी में मूल त्रिकोण भी होता है। तो उसको दो भागों में बांट के चलना है आपको। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सूर्य मूल त्रिकोण में किस अंश पर होते हैं, तो उससे आपको लिखना पड़ेगा सिंह के 0 से 20। और स्वराशि क्या होते हैं, तो स्वराशि के अंश लिखेंगे 20 से 30। तो ये आपको पार्ट में बांटना पड़ेगा। ऐसे ही सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी आपके साथ बुध के साथ। बुध कन्या राशि में 15 डिग्री के उच्च हैं, मीन में 15 नीच है, और 15 से 20 तक वो मूल त्रिकोण है, और 20 से 30 तक वह स्वग्रही है। तो ये 0 से 15 उच्च राशि, 15 से 20 मूल त्रिकोण, और 20 से 30 स्वराशि। तो ये चीज आपको दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि ग्रह को वो किस राशि में है, और वो उच्च का है, नीच का है, मूल त्रिकोण का है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए मैं आगे की बात बताऊं। अस्तग्रह, अस्तग्रह के बारे में आपने पढ़ा सुना तो होगा ही, या इसको आपको समझना है। ग्रह कब अस्त हो जाता है? जब वो सर सूर्य जब के वो सूर्य संपर्क के में आए। करीब आ जाए। हाँ, जब वो सूर्य के बहुत समीप आ जाता है। जब वो सूर्य के समीप अर्थात निकट आ जाता है तो वह अपना प्रकाश खो बैठता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रकाश सूर्य का ही है, और सूर्य ने ही सब ग्रहों को प्रकाश दिया हुआ है। और जब सूर्य का प्रकाश उसके पास होता है तो वो अपना प्रकाश खो देता है, क्योंकि उसके अंदर तो कोई प्रकाश है ही नहीं, तो वो दिखता नहीं, और इसीलिए वो अस्त माना जाता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश है, इसलिए चंद्रमा को पूरी तरह से अस्त नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी सूर्य की रोशनी में चंद्रमा दिखता नहीं है, इसलिए उसको अस्त माना जाता है। तो चंद्रमा अस्त केवल अमावस वाले दिन होता है, जिस दिन सूर्य चंद्रमा एक ही जगह पर होते हैं, जिसमें रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश नहीं हो पाता, क्योंकि वह सूर्य के बहुत निकट आने से। तो चंद्रमा के बारे में यहाँ पर जो दिया है वो 12 डिग्री दिया है, यानी कि एक तिथि में कितनी डिग्री होती है? एक तिथि में कितनी डिग्री होती है? जी 12। हाँ, 12 डिग्री होती है। और इसीलिए अमावस तिथि में चंद्रमा अस्त रहेगा, क्योंकि अमावस तिथि में जब वो 348 से लेके 360 तक रहेगा, चंद्रमा और सूर्य एक साथ रहेगा, भचक्र का 360 डिग्री का जो भचक्र होता है उसमें जैसे ही 348 पे आएगा वो और 360 तक चलेगा तो वह अस्त हो जाएगा। और इसीलिए उस रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता, इसलिए चंद्रमा 12 डिग्री अस्त होता है, और वो केवल अमावस को होता है। इसके बाद मंगल को कितने डिग्री तक अस्त माना गया है, और वो है आपके सामने 17 डिग्री। 17 डिग्री समझ रहे हैं? 17 डिग्री का मतलब है सूर्य यदि 0 डिग्री पर है और मंगल 17 डिग्री पर है तो मंगल अस्त है, क्योंकि वह सूर्य से 17 अंश के अंदर आ रहा है, यानी सूर्य और मंगल का 17 अंश का अंतराल होगा। लेकिन अगर सूर्य 0 डिग्री पर है और मंगल 18 डिग्री पर है या 17 से ऊपर निकल गया है तो फिर वह अस्त नहीं माना जाएगा। यानी दोनों के जैसे सूर्य, आप मंगल के राशि अंश कला नोट कर लीजिए, अंश नोट कर लीजिए, और सूर्य के अंश नोट कर लीजिए, और मंगल के अंश में से सूर्य के अंश को माइनस करके देखिए। अगर आंसर आपका 17 के अंदर आ रहा है तो 17 या 17 के अंदर आ रहा है यानी मंगल अस्त है। अगर वो 17 के बाद का आंसर आ रहा है तो मंगल अस्त नहीं है। समझ गए बात को? हर ग्रह के लिए यही सिद्धांत लगाना है कि जितने डिग्री दी है वो उसके एंडिंग है। बुध, बुध कितने डिग्री तक अस्त होता है, कौन बोलेगा? हाँ बोलिए। सर 14 डिग्री, 14 डिग्री जी सर, 14 हाँ 14। कब 14 कब किस स्थिति में? सर जब वो सीधा मतलब मार्ग ही चलता है।
हाँ, जब बुध मार्गी होगा तो वह 14 डिग्री तक अस्त होगा, और जब वह वक्री होगा तो 12 डिग्री 12 डिग्री तक अस्त माना जाएगा। तो आपको ग्रह की वक्री और मार्गी के बारे में भी आगे जानना होगा कि वक्री ग्रह और मार्गी ग्रह। ऐसे ही बृहस्पति 11 डिग्री तक रहते अस्त होते हैं, सूर्य से 11 डिग्री के अंदर अस्त हो जाते हैं। और शुक्र 10 डिग्री पर अस्त होते हैं, 10 डिग्री के अंदर होते हैं मार्गी रहने पर, और वक्री रहने पर वह 8 डिग्री तक अस्त होते हैं। ऐसे ही शनि 16 डिग्री तक अस्त होते हैं। तो आपको इन ग्रहों की अस्त की जो एंडिंग है, अंश है, आखिरी अंश है, उसको आपको याद रखना है, और नहीं है तो कोई चार्ट वगैरह प्रिपेयर कर लीजिए, उसमें लिख के रखना है। अस्त होने का क्या फायदा नुकसान है वो भी हम समझेंगे। पहली बात तो जब भी आपको कोई ग्रह सूर्य के साथ दिखे तो आप मान के चलिए कि यह 50% अस्त हो सकता है, और फिर आप डिग्रियों पर फोकस करिए। अगर वो डिग्री जो आपको बताई गई यहाँ डिग्री है 12, 17, 14, 11, 10, 16 या बकरी के स्थिति में जो बताई गई है, उस जिस ग्रह के संदर्भ में जो डिग्री बताई गई है उसको वहां लगा करके उसे सिद्ध कर लीजिए ये अस्त है। अगर अस्त है तो उसका प्रभाव नहीं होगा, उसका प्रभाव नहीं होगा। होगा क्या? अस्त ग्रह का भी प्रभाव होता है। होता है? अच्छा, कैसे सिद्ध करो? सर इसको इसी तरह से अपन सिद्ध कर सकते हैं कि हाजी सर मैं बता देता हूँ सर। जी, कौन बताएगा, जल्दी बताइए। सर देखिए, जैसे आपने बताया ना कि जो ग्रह होते हैं वो तत्व को दर्शाते हैं। अब मान लेते हैं कि हाँ। सूर्य और बुध की युति है, अब बुध यहाँ पे अस्त है सर, लेकिन इसका हाँ। ये मतलब नहीं हो सकता ना कि वो व्यक्ति कभी जीवन काल में बोल ही नहीं पाएगा। वो बोल तो पा रहा है, और बोलना उसका बुध की वजह से ही हो रहा है, तो उस व्यक्ति का बोल पाना ही इस बात को सिद्ध करता है सर कि बुध अस्त होने के बावजूद अपना प्रभाव दे पा रहे हैं। ओके, और बताओ भाई, आप बता रहे थे दिव्यांश। जी सर, बताइए। वो अस्त ग्रह नीचे का प्रभाव देगा, पर प्रभाव देता है कि कभी कर देता है, ऐसा लिखा है। नहीं, बुक्स में लिखा है, लेकिन सिद्ध करो कैसे हो, कैसे देगा? तत्व की कमी हो जाएगी, हैं? बुद्ध से रिलेटेड चीजों में तत्व की कमी हो जाएगी उस व्यक्ति केवल में। बुध की बात नहीं हो रही, और भी ग्रह हैं। देखिए, जब ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके कारकत्व क्षीण हो जाते हैं, और जब कारकत्व क्षीण हो जाते हैं तो जो चीज उसे जितनी मात्रा में मिलनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिलती, और उसे प्राकृतिक प्रकाश का सहारा लेना पड़ता है। अगर बुध अस्त है तो बुध के कारकत्व जैसे वाणी आदि के संदर्भ में आप वहां पर बिल्कुल लगा लीजिए, वह कुछ न कुछ दोष उत्पन्न करेगा। बालक या तो पूरी तरह से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता है, या तोतला है, या हकला है, या बोलने में बहुत सोचता है। जब उसको तब तक पुश नहीं किया जाएगा तब तक वह अपना प्रभाव नहीं रख पाएगा। अगर आप बृहस्पति का रखते हैं तो उसकी मेमोरी के संदर्भ में ले लीजिएगा, शुक्र का रखते हैं तो आप उसके दाम्पत्य या संतान के विषय में ले लीजिएगा, शनि का रखते हैं तो उसके सेवकों के विषय में ले लीजिएगा, जो या कष्ट के विषय में ले लीजिएगा। चंद्रमा जब अमावस को अस्त होता है तो अमावस में रात हो जाती है, तो आप सड़क पे चल नहीं सकते जब तक आप प्राकृतिक टॉर्च की रोशनी लेके नहीं चलेंगे, या कोई अन्य रोशनी लेके नहीं चलेंगे, तब तक आप चल नहीं पाएंगे। केवल हल्का हल्का मार्ग आपको दिखेगा जरूर, ऐसा नहीं है कि आप मार्ग पार नहीं कर पा रहे, लेकिन आप पूरी तरह से मार्ग को पार नहीं कर पाएंगे। तब आपको किसी सहारे की आवश्यकता होगी, चाहे वह आपके साथ टॉर्च हो, लालटेन हो, दिया हो, या खंबे की रोशनी हो, या अन्य कोई प्राकृतिक रोशनी, कृत्रिम रोशनी आपको मिली है। इसलिए अस्त ग्रह पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दे पाते, और उनके कारकत्वों में कमी आ जाती है। जो उनके द्वारा मिलना चाहिए, जो हमारा एक परसेंटेज ऑफ रेशो है
कि आपका हीमोग्लोबिन 11 होना चाहिए या 12 होना चाहिए, और उतना नहीं है तो क्या होगा, आप एनीमिक कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो 6 हीमोग्लोबिन वाला जीता नहीं है, जीता, वो भी जीता है, लेकिन फिर वो उस तरीके से नहीं जी पाता जैसा उसको जीना चाहिए। उसी प्रकार से अस्त ग्रह वाले ग्रह के कारकत्व के संबंध में उसे वो परिणाम नहीं मिल पाते, या उस प्रकार का प्रेजेंटेशन अपने जीवन में वो नहीं ला पाता जैसा कि उसके पूर्ण मात्रा में कहा गया है। समझ गए मेरी बात को? जी सर। किसी ने फार्मेसी सिद्धांत सीखा होगा या पैथोलॉजी सिस्टम सीखा होगा। पैथोलॉजी सिस्टम में हर एक जांच के दायरा होता है कि इतने से इतने तक है तो ये ठीक है, और इससे ये ऊपर जा रहा है तो ये नुकसान हो रहा है, या ये इससे कम जा रहा है तो ये भी नुकसान कर रहा है। इसका मतलब वो जहाँ तक मरा नहीं है, वो बीमार हो रहा है, उसको उसके अंदर छींटता आ रही है, उसके अंदर या तो वो बहुत ज्यादा बढ़ने से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, और वो चीज कम होने से वो बहुत ज्यादा छीण हो रहा है। समझ रहे ना, पैथोलॉजी में यही बताते हैं ना, कोई जांच करके। उसी प्रकार से हमारे पास भी ये मात्रा नापने का तरीका है कि उस ग्रह के संदर्भ में जो कारकत्व तो हमने अब तक पढ़े हैं, चंद्रमा के हो चाहे मंगल के हो चाहे बुध के हो, वो कारकत्व तो हमें जितनी मात्रा हमारी यहाँ पर बताई गई है कि ये इतना होना चाहिए, उतनी मात्रा में अपना फल नहीं दे पा रहे। व्यक्ति परेशान क्यों होता है, आपके पास क्यों आता है? जब ही तो आता है ना जब वो अपनी किसी परिणाम को पूर्ण प्राप्त नहीं कर पाता, तब वो आपसे पूछता है कि भाई बताइए मेरे को ये चीज पूरी तरह से प्राप्त क्यों नहीं होती। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत लिखता हूँ, लेकिन लिखने के बाद भी मेरे को बहुत ज्यादा उसका वो नहीं मिलता। अच्छा, मैं लिख तो अच्छा लेता हूँ, लेकिन जब मैं मंच पे जाता हूँ तो बोल नहीं पाता। तो भाई लिख तो लेते हो सकता है तुम्हारे साथ मंगल का सपोर्ट हो, क्योंकि राइट हैंड जो है वो मंगल है, लेफ्ट हैंड आपका बृहस्पति है, तो राइट लेफ्ट आपके सही हो, वो आपको लिखने के लिए बल दे देते हो। लेकिन आपका प्रेजेंटेशन के समय बृहस्पति आपका ज्ञान भी है और संचय भी है, लेकिन जब आप बोलते हो तो बुध आपका सपोर्ट नहीं करता, तो आप प्रेजेंट नहीं कर पाते। आप बहुत सारे लेखकों को देखिएगा, वो लिखते बहुत हैं, लेकिन जब उनसे कहो मंच पे बोलो तो वो प्रेजेंट करते समय 2 लाइन बोल करके चुप हो जाते हैं। और आप देख लेना, ऐसे काफी लोग हैं। तो हो सकता है उनका बृहस्पति बहुत अच्छा हो लेकिन बुध उतना अच्छा ना हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें था जी सर? बोलो। एक सवाल था सर। सर जैसे आपने बताया कि सूर्य और मंगल के बीच में जब 17 डिग्री की दूरी होती है, हम किसी भी ग्रह पे ले सकते हैं, मैं मंगल से पूछ रहा हूँ आपसे कि 17 डिग्री की दूरी है। सर अगर हम मान लेते हैं कि सूर्य कर्क राशि में 25 डिग्री का है और मंगल सिंह राशि में 6 या 7 डिग्री का है, तो भी अगर हम देखें तो 25 से 7 में 12 का अंतर आएगा, तो मंगल एक राशि आगे होने के बाद में भी सूर्य से अस्त कहलाएगा ना? बिल्कुल माना जाएगा, अस्त माना जाएगा, अस्त माना जाएगा। ठीक, बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि आपको 360 के रेशो में उसकी वो वहां पर डिग्री लिखनी है। हाँ। आपको जैसे सिंह राशि है और वो आपने बोला सिंह राशि में 5 डिग्री, तो आपको लिखना है 3 चौक 12 और 5 125 डिग्री लिखना है, वहां पर आपको 125 लिखना है जी। और यहाँ पर कर्क है तो 30 या 90 और आपने 27 लिखा, तो 90 और 27 117, तो 125 माइनस 117 लिखेंगे तो आपके पास 8 आएगा। इसका मतलब वो अस्त है। हाँ, दूसरी राशि में देखने पर भी, दूसरे भाव में देखने पर भी अस्त हो सकता है अगर वो डिग्री के अंदर आ रहा है तो। ठीक है ना? ठीक, ओके सर। और मंगल के जो कारकत्व है वो प्रभावित हो जाएंगे, तो थोड़ा डरपोक हो सकता है, साहस उसका कम हो सकता है, कहीं भी उससे जाने आने की कहोगे तो वो 10 बार सोचेगा, अरे भाई ये काम कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उसका मंगल जो है उसको सपोर्ट नहीं करता। भूमि भवन से लेकर के वो प्रॉब्लम हो सकता है, उसको मिलिट्री वगैरह में जाने से डर सकता है, यानी जितने भी साहसी कार्य होंगे वो उसके लिए उनमें दिक्कत हो सकती है। चलिए, तो आपने अस्त के विषय को समझा कि अस्त ये होता है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था नैसर्गिक मैत्री के संबंध में, तो ये आपको हम बता चुके हैं। नैसर्गिक मैत्री किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से 4, 2, 12, 5, 9, 8 राशियों के स्वामी उनके मित्र होते हैं, और उसकी उच्च राशि का स्वामी तो उसका मित्र होता ही है। ये आपने पाठ पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। इन राशियों के अतिरिक्त अन्य राशियों के स्वामी अर्थात मूल त्रिकोण राशि से 3वीं, 6वीं, 11वीं, 7वीं, 10वीं राशि के स्वामी उसके शत्रु होते हैं। यदि कोई ग्रह एक प्रकार की गिनती से मित्र है और दूसरी प्रकार की गणना से शत्रु बन जाता है तो उसे हम सम कहते हैं।
और इसी के संदर्भ में यहाँ पर आपके सामने एक ये चार्ट भी बना हुआ है जो आप देख रहे हैं। कहाँ गया? ये चार्ट आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, और इसीलिए ये पहले पेज पे आपके सामने एक मूल त्रिकोण राशि का जो पेज आया था वो इसीलिए आया था कि आपको मालूम होना चाहिए किस ग्रह की कौन सी मूल त्रिकोण राशि है। तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? सिंह राशि सर। हाँ, वृषभ। चंद्रमा की? वृषभ है। मंगल की? मंगल की मेष है सर। बुध की? बुध की मूल त्रिकोण कन्या होगी सर। कन्या। और गुरु की? गुरु की धनु है सर। धनु। शुक्र की? शुक्र की तुला। तुला। शनि की? शनि की कुंभ है। कुंभ। तो सभी लोग नोट कर लो मूल त्रिकोण राशि किस ग्रह की कौन सी है। और अब हम देखते हैं कि इसमें मूल त्रिकोण राशि के आधार पर हम किसी ग्रह की मैत्री अगर जानना चाहें तो हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर देखने के लिए आपके सामने मान लो अगर ये कुंडली आपके सामने ये है, और इस कुंडली में हम देखें कि सूर्य का बृहस्पति का मित्रता का संबंध देखेंगे। तो इससे पहले हम ये देख लेंगे सूर्य के जो मित्र हैं वो चंद्र मंगल गुरु हैं, और सूर्य के शत्रु जो है वो शुक्र और शनि है, और सूर्य का जो बुध है वो सम है। तो सूर्य का बुध सम क्यों है, मैं केवल इतनी लाइन बताऊंगा, इससे आपको सारे आइडियाज लगा लेना है कल के लिए। देखिए सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, ये देखिए कौन सी है? सिंह राशि। सिंह राशि। तो सिंह राशि से दूसरे भाव में कौन सी राशि है? कन्या राशि। कन्या राशि। और सिंह राशि से 11वें भाव में कौन सी राशि है? मिथुन राशि। मिथुन राशि। तो बुध की एक राशि सूर्य से दूसरी है, और दूसरी राशि सूर्य से 11वीं है। तो जब हमने अभी सिद्धांत पढ़ा था उसमें क्या लिखा है कि 11वीं राशि क्या होती है? शत्रु होती है। शत्रु होती है। और दूसरी राशि क्या होती है? मित्र होती है। मित्र होती है। तो ये बताया कि एक तरफ से मित्र है और दूसरी तरफ से शत्रु है, तो मित्र सम, मित्र शत्रु बराबर क्या हो गए? सम हो गए। तो इस तरीके से ये चार्ट निर्मित हुआ है। अब हम पढ़ेंगे पंचदा मैत्री, ग्रहों की पंचदा मैत्री, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे तात्कालिक मैत्री। तात्कालिक मैत्री कौन सी मैत्री पढ़ेंगे? तात्कालिक मैत्री। तात्कालिक मैत्री। तो तात्कालिक मैत्री के लिए यहाँ पर नोट लगा हुआ है, और इसमें आपसे कहा गया है किसी ग्रह से दूसरे तीसरे चौथे और 10वें 11वें 12वें, नोट कर लीजिए, किसी ग्रह से 2 3 4 10 11 12 भाव में बैठे ग्रह उसके तात्कालिक मित्र होते हैं। करंट उस समय के तात्कालिक मित्र होते हैं, ठीक है। तो इस तात्कालिक मित्र कैसे समझेंगे, इसमें हम देखें कि सूर्य का बुध या शुक्र या गुरु तात्कालिक मित्र है या शत्रु। तो सूर्य से शुक्र कौन से भाव में है? दूसरे भाव में है सर। दूसरे भाव में है। इसका मतलब वो तात्कालिक क्या हुआ? मित्र हुआ। मित्र हुआ, क्योंकि 2 3 4 मित्र होता है। रुचि जी आप बताइए सूर्य का बुध क्या हुआ? गुरुजी मित्र हुआ। मित्र मित्र हुआ, बिल्कुल ठीक है। अनिता जी आप बताइए सूर्य का बृहस्पति तात्कालिक क्या हुआ? सर मित्र हुआ। मित्र हुआ। मानस आप बताइए सूर्य का तात्कालिक चंद्रमा क्या हुआ? नहीं, मित्र ही हुआ सर। मित्र होगा। दिव्यांश आप बताइए सूर्य का मंगल तात्कालिक क्या हुआ? मित्र है। मित्र है। और कौन रह गया क्लास में, कोई है विशेष है? नहीं है। चलिए अब बताइए सूर्य का शनि तात्कालिक क्या हुआ? शत्रु। तात्कालिक मित्र हुई। तात्कालिक मित्र। हाँ, ये तात्कालिक मित्र और नैसर्गिक मित्र, इसको समझना है आपको।
ये जो चार्ट है ये नैसर्गिक मित्र शत्रु है, यानी नैसर्गिक माने ये जन्म से मित्र शत्रु है, प्रारंभ से मित्र शत्रु है। लेकिन यहाँ पर तात्कालिक रूप से ये मित्र शत्रु की स्थिति अलग है। अब हमें इसे समझना है, कैसे समझेंगे? देखिए, एक कांग्रेस पार्टी है, एक बीजेपी पार्टी है कि नहीं? हाँ ना कुछ तो बोलो। है सर। है। एक कांग्रेस का प्रसिद्ध व्यक्ति और एक बीजेपी का प्रसिद्ध व्यक्ति, दोनों व्यक्ति नैसर्गिक रूप से आपस में क्या हैं? शत्रु होंगे सर। शत्रु है, नैसर्गिक रूप से आपस में शत्रु हैं। लेकिन कहीं एक केंद्रीय योजना में या समाज कल्याण के किसी काम के उद्घाटन में दोनों मिले हैं, दोनों आए हैं और दोनों एक स्थान पर मिले हैं, तो उस समय तात्कालिक शत्रुता निभाएंगे क्या? नहीं निभाएंगे सर। हाँ, वहां पर उनको तात्कालिक मित्रता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि उस समय का अवसर ये कह रहा है कि आप यहाँ पर विरोध मत दिखाइए, यहाँ आप इस समय की परिस्थितियों के अनुसार दोनों मित्र होकर के प्रजा के सामने ये बताइए कि हम दोनों इसके साथ हैं। जैसे वैक्सीन का आयोजन, एक उदाहरण, तो दोनों को सामंजस्य बनाना पड़ेगा, दोनों मित्र हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भावों के आधार पर कहा जाएगा कि कोई ग्रह हो सकता है नैसर्गिक रूप से शत्रु हो लेकिन तात्कालिक रूप से मित्र है। तो जैसे शनि नैसर्गिक रूप से शत्रु है और तात्कालिक रूप से वो मित्र हो गया, तो तात्कालिक मित्र का यहाँ पर हमको फल नहीं देना। जब नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों का योग करेंगे तब हमारे पास फल आएगा कि वो फल क्या देगा। यानी कि मैंने कहा एक मंच पर दोनों मिले तो एक तरफ वो तात्कालिक नैसर्गिक शत्रु था और दूसरी तरफ से तात्कालिक मित्र था, तो मित्र प्लस शत्रु का संबंध क्या होगा ये जानेंगे इससे। अगर दो मित्र मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा पंचदा संबंध? अति मित्र, अधिमित्र, यानी बहुत गहरे मित्र। अगर एक सम है नैसर्गिक रूप से, जैसे बुध है, सूर्य का सम है, और दूसरी तरफ वहां पर वो तात्कालिक में मित्र हो गया है, तो वो मित्र माना जाएगा। एक तरफ से वो शत्रु है, जैसे शनि है, और तात्कालिक में शनि क्या हो गया? मित्र हो गया। तो यहां क्या हो गया? शनि मित्र प्लस सम हो गया। और ऐसे ही दोनों तरफ शत्रु है तो क्या हो गया? अति शत्रु हो जाएगा। अति शत्रु हो गया। और एक तरफ सम है, दूसरी तरफ शत्रु है तो क्या हो गया? तात्कालिक में शत्रु है तो शत्रु हो गया। शत्रु। इस चार्ट को आप याद रखिए, मित्र मित्र अति मित्र, सम मित्र बराबर मित्र, शत्रु मित्र बराबर सम, शत्रु शत्रु बराबर अति शत्रु, और सम शत्रु बराबर शत्रु। ये परस्पर संबंध आपको याद रखना पड़ेगा। यानी नैसर्गिक चार्ट आपका कभी बदलेगा नहीं। जो आपका नैसर्गिक चार्ट है वो मूल त्रिकोण राशि से बना हुआ है और वो परमानेंट चार्ट है, ठीक है। यानी नैसर्गिक रूप से आप जन्म से दोनों मित्र हैं या शत्रु है या सम है, ये एक अलग पार्ट है। लेकिन किसी एक विशेष जगह पर विशेष परिस्थितियों में मिलने के बाद आप वहां पर अपने उन संबंधों को किस तरीके से निभाएंगे, ये तात्कालिक परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि आप मिले कहां पर हैं, किस जगह पर मिले हैं। अगर आप ऐसे क्षेत्र पर मिले हैं जहां पर मित्रता निभानी है या जहां पर न्यूट्रल हो सकते हैं, वहां तो आपके साथ उसका तात्कालिक संबंध मित्र या सम आ जाएगा। लेकिन जहां आप अपोजिट में मिले हैं, जबकि जैसे कि मान लो आप मित्र हैं, घर में मित्र हैं, ठीक है, आप घर में मित्र हैं, लेकिन आप मैं आपको कैसे समझाऊं, एक पिक्चर है जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की, मालूम है? उसमें जैकी श्रॉफ पुलिस है। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जैकी श्रॉफ पुलिस है और अनिल कपूर चोर है, और वैसे दोनों भाई हैं। तो दोनों भाई हैं तो क्या हो गए? मित्र हो गए। लेकिन जब वो बाहर मिले तो क्या हो गए? क्या हो गए बताओ? शत्रु हो गए, क्योंकि वो उसको अपना पुलिस का दायित्व निभाना है और इसीलिए अनिल कपूर उसके लिए शत्रु हो गया। आपने देखी होगी कौन सी राम लखन थी या जो भी थी, पिक्चरें बहुत आई है ऐसी। तो मैं एक सामान्य उदाहरण बता रहा हूँ। यानी हम कोई डिपार्टमेंटली रूप से कहीं गए तो जहां मेरा दायित्व जो है, मैं मान लो मेरा ही
पुत्र है या मेरा ही मित्र है और वो मेरे से पढ़ने के लिए आ रहा है और मैं उसे पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते वक्त मैं उसको दो बातें भी कह रहा हूँ, तो वो क्या कह रहा है, वो मेरे को कैसे देख रहा है, शत्रु के रूप में देख रहा है। क्यों, अरे यार बात बात पे मुझे डांटते रहते हैं ऐसा वैसा। तो हम लोग तात्कालिक रूप से शत्रु हो जाते हैं, लेकिन जब बाद में मिलते हैं, अरे भाई देखो यार ये तो क्लास में कहना पड़ेगा, अगर हम तुमको नहीं समझाएंगे तो तुम समझोगे कैसे। सही है कि गलत है, बात समझ में आ रही है ना। तात्कालिक माने उस समय की परिस्थितियों के आधार पर मित्रता या शत्रुता का निर्भर करता है। ठीक है, अब हम उसको आगे लेके चलें। आप बहुत तरीके से उसको अपने दिमाग से अपने तरीके से भी समझ सकते हैं, जो मैंने समझाने की मेरे एक कोशिश थी वो मैंने आपको बताई। प्रमाणिक रूप से पूर्ण शुभ फल की गारंटी मित्रता संबंध के प्रभाव में। और नंबर 1 में अगर मित्र अति मित्र हैं, अगर ग्रह अति मित्र है तो पूर्ण शुभ फल मिलने की संभावना बढ़ेगी। अगर वो मित्र है तो शुभ परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर वो सम है तो दशा गोचर आने पर परिणाम मिलेंगे, और जब वो अति शत्रु है तो अशुभ परिणाम मिलेंगे, और शत्रु है तब भी अशुभ परिणाम मिलेंगे। ये आप उनके परिणामों के संदर्भ में पंचदा मैत्री चार्ट को देखिएगा। अब आप देख रहे थे वहां पर उस कुंडली को जिसमें अभी आपने हम देख रहे थे, उस कुंडली में हमने देखा कि सूर्य और बुध, सूर्य बुध वैसे तो यहां पर सूर्य तात्कालिक रूप से सूर्य प्लस बुध बराबर यहां पर शत्रु हैं, और नैसर्गिक रूप से यदि मित्र है तो मित्र प्लस शत्रु बराबर यहां फल हो गया सम। सूर्य तात्कालिक नैसर्गिक रूप से अति शत्रु है सूर्य शुक्र, लेकिन तात्कालिक रूप से शत्रु है तो अति शत्रु। इस तरीके से आप किसी कुंडली का एक चार्ट बनाएंगे कि किसी कुंडली में वो नैसर्गिक रूप से मित्र है या शत्रु है, पहले उसको यहां पर लिख लेंगे, ये नैसर्गिक लिख लेंगे, और प्लस करके आप उसका तात्कालिक परिस्थिति लिखेंगे, और उसके बाद आप उसका फल यहां पर लिखेंगे कि उसका पंचदा संबंध क्या आ रहा है। पंचदा संबंध में वो मित्र आ रहा है, शत्रु आ रहा है, ये आपको अपनी जो कुंडलियां हैं उन पर देखना है। सूर्य शत्रु शुक्र और सब बुध के साथ अति मित्र मंगल के घर में, ऐसे उसके बारे में और लिखा है, परंतु शुक्र शम बुध सूर्य अति शत्रु तथा मित्र मंगल के साथ मंगल की राशि में है, शुक्र के सूर्य के साथ होने से विवाह का ग्रस्त का सुख नहीं मिलता। शुक्र विवाह का कारक चतुर्थेश में पीड़ित रहा। ये आपको जब फलादेश बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कौन किस भाव में है क्या है, अभी आपको ये चीजें बहुत क्लियर नहीं होगी। जो लोग जानते हैं पहले से वो समझ जाएंगे। हम उच्च का ग्रह, अगर ग्रह उच्च का है तो परिणाम 100% दे सकता है। ग्रह यदि मूल त्रिकोण राशि में है तो वो 80% अच्छे परिणाम दे सकता है। ग्रह यदि स्वराशि का है तो 50% अच्छे परिणाम दे सकता है। ग्रह यदि मित्र राशि में है तो 25% अच्छे परिणाम दे सकता है। ग्रह यदि सम राशि में है तो 12.5% अच्छे परिणाम दे सकता है। और ग्रह अगर नीच राशि में या शत्रु राशि में जा रहा है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपके जो उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि, सम राशि के संदर्भ में परिणाम लेने के लिए यह स्थिति है। तात्कालिक की स्थिति में परिणाम वहां से लेंगे, और अवस्था में अलग परिणाम जो दिए थे वो लेंगे। और ये 100% जैसे लिखा है उच्च का ग्रह 100% परिणाम देता है, ये एक फिक्स नहीं है। आपको किसी को आंसर देने के लिए फिक्स नहीं है, क्योंकि ऐसे टूल्स आपके पास कम से कम 20 टूल्स हैं। तो आपको एक बार लिख लेना है कि उच्च का ग्रह है, इससे हमको प्लस हो रहा है। आप प्लस माइनस लिखिएगा, जब भी किसी का फल देना हो तो आप उसका प्लस माइनस लिखिए कि आपको प्लस पॉइंट कितने मिले और माइनस पॉइंट कितने मिले। अगर आपके पास 10 कंटेंट है नापने के लिए, किसी परिणाम को निकालने के लिए कि वो अवस्था कैसी है और उच्च नीच के विषय में क्या है, कारक की स्थिति क्या है, मारक की स्थिति क्या है, तब आप उसके परिणाम के विषय में प्लस माइनस प्लस लिखिए। अब आप देखिए कितने प्लस आए। अगर आपके पास 50% से ज्यादा प्लस आ रहे हैं तो आप परिणाम अनुकूलता, मतलब कहिए कि जातक के लिए इस ग्रह से संबंधित परिणाम अच्छे होंगे।
अगर वो 50% से नीचे जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि इस ग्रह से संबंधित परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि इसके माइनस पॉइंट ज्यादा है। तो आपको कुछ और नहीं लिखना, आपको केवल माइनस प्लस में इसकी गणना करनी है। जो जो चीजें आपको पढ़ते जा रहे हो उन चीजों का एक टेबल फॉर्मेट बनाते जाइएगा, और आप वहां पर माइनस प्लस के माध्यम से, जैसे अभी अस्त्र के बारे में बताया, जैसे आपको 12वीं अवस्था में बताया, जैसे आपको मूल त्रिकोण उच्च आदि के बारे में बताया, भाव आवेश की स्थिति के बारे में बताया, ये सब चीजें आपको आगे फलादेश देने के लिए एक लंबा टूल है, और वो माइनस प्लस के माध्यम से आपको बताएगा कि ग्रह कितने % सक्षम है इस कुंडली में फल देने के लिए, या जो नहीं दे पा रहा है। आगे जाइए, ग्रहों की अवस्थाओं की जो श्रेणी थी वो हमने पहले अभी पढ़ी थी AV5, और अब हम पढ़ेंगे AV9। AV9 का जो संबंध है वो इसी चीज से है जो आप ऊपर पढ़ रहे थे, उच्च, मूल त्रिकोण, स्वराशि, मित्र राशि, सम राशि, नीच राशि, शत्रु राशि, और पंचदा मैत्री के संदर्भ में जो अभी हमने अति शत्रु अति मित्र ये पढ़ा है। इसके साथ ही इस नव जो हमारी अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम जानते हैं। जब ग्रह उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, स्वराशि का हो, तो वो अच्छे परिणाम देते हैं, जैसा हमने देखा। अब ग्रहों के 9 वर्गों या अवस्थाओं में इनको हम देखेंगे। नंबर 1 है दीप्त अवस्था। दीप्त अवस्था कैसी अवस्था है? यह सर्वाधिक शुभ है, यानी बहुत ज्यादा प्रकाशवान। और वो कब होता है? जब ग्रह उच्च का होगा। जातक कैसा होगा? प्रसन्न होगा, सज्जन होगा, दयालु होगा, स्नेही प्रकृति का होगा, सुखी आरामदायक जीवन जीने वाला, पूर्ण आदर मिले उसको, धन आदि से संतुष्ट हो। दीप्त ग्रह की दशा जब आएगी तब उसको उसका परिणाम और अच्छा मिलेगा, कुछ अंशों तक जन्म से भी मिलता है। दीप्त से सुखित अवस्था में आने पर ग्रह की शक्ति थोड़ी घट जाती है। तो वो कौन सा होगा? उच्च के बाद कौन सा है? मूल त्रिकोण। और वो सुखी यानी स्वस्थ। उसके बाद तीसरी अवस्था है मुदित, चौथी है शांत। ये 4 अवस्थाओं के बाद वो उसकी शक्ति कम होती जाएगी और वो धीरे धीरे पीड़ित होता चला जाएगा। तो हम इसको अगले चार्ट में यहाँ देखते हैं। ये चार्ट आपके सामने है, ये वाला। ये चार्ट आपके सामने ये वाला आ गया, और आप यहां से देखिए ग्रहों की अवस्था। दीप्त अवस्था जब ग्रह उच्च का होता है तो वह दीप्त या प्रदीप्त अवस्था उसकी होती है, और मानसागरी में उसको उच्च कहा गया है। फल दीपिका में भी प्रदीप्त लिख करके उच्च कहा गया है। अरे अलग अलग पुस्तकों के में भी इसके संदर्भ में थोड़ा थोड़ा अंतर दिया गया है। आपको बृहद पाराशर वाला पूर्ण रूप से लेना है। उत्तर कालामृत में भी दिया है दीप्त, और यह परम उच्च। बृहद पाराशर में लिखा है दीप्त यानी उच्च, और इसका फल लिखा है यानी उसका पराक्रम अच्छा होगा, उसके पास बहुत सारा धन होगा, शत्रुओं का उसके शत्रु कम होंगे, और सदैव प्रसन्न रहने वाला होगा। और सुखित जो है वो मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर दे दी है, लेकिन ये इसको सुखी वाले को जो स्वस्थ जिसको संज्ञा कही गई है वो बृहद पाराशर ने इसमें कहा गया है स्वस्थ। स्वग्रही अगर ग्रह होगा तो वह स्वस्थ होगा, जबकि मानसागरी ने मूल त्रिकोण राशि के ग्रह को सुखित बताया है और स्वग्रही को स्वस्थ बताया है। तो स्वग्रही का यदि ग्रह होगा, जैसे ग्रह अपनी राशि में होगा, तो जातक के पास अपना वाहन, धन, मूल्यवान रत्न, जवाहरात, राशि, सेनाध्यक्ष, यानी ये भी उसका अच्छा फल देगा। तीसरी अवस्था जो है वो है मुदित या प्रमुदित। तो जो प्रमुदित या मुदित अवस्था होती है वो जब ग्रह मित्र या परम मित्र होता है तब वह मुदित अवस्था होती है, और ये भी एक अच्छा फल देता है। इसके बाद एक शांत अवस्था होती है 4थे नंबर की, और ये भी मित्र राशि या शुभ ग्रहों के वर्ग की बात कही गई है। तो शांत स्थिर स्वभाव ये भी अच्छा कहा गया है। इसके बाद एक शक्त संज्ञा कही गई है, उदित ग्रह जो अस्त नहीं होते, यानी कि ग्रह अगर अस्त नहीं है तो वह सक्त होगा।
अभी हमने अस्त्र के बारे में पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर आप उसे लगाएंगे। और कार्य करने के योग, पुष्प आदि का, उसको सुगंध पुष्प, फल में रुचि, विद्वान, सज्जन, दयालु, दानी, ऐसे अच्छे फलों में ही उसको सक्त को भी गिना गया है। लेकिन अब हम देखेंगे प्रपीड़ित, यानी जो ग्रह अस्त हो, जो अस्त न हो वो सक्त है, और जो अस्त हो गया वो प्रपीड़ित है। और प्रपीड़ित ग्रह की जो स्थिति होगी वो होगी कोई लंबी चलने वाली बीमारी, संकट, परेशानी, सफलता, यानी कि ग्रह प्रपीड़ित है तो उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां वह ग्रह उस ग्रह के कारकत्व के संबंध में हो सकती हैं। इसको दुखित भी कह सकते हैं, परम दुखी भी कह सकते हैं, और दुखी भाव भी कह सकते हैं, शत्रु भाव भी कह सकते हैं, और इस तरीके से ये छठी अवस्था है। सातवीं अवस्था होती है दीन अवस्था। दीन अवस्था में ग्रह जब वो नीच राशि का हो या समभाव में हो तब जाकर के ऐसा कहा गया है। तो वो हताश, दीन, मैंने उसके पास धन की कमी, चिंतित, डरने वाला, बहुत प्रकार के ऐसे मापदंड, दुश्मनों से घिरा हुआ। आठवीं अवस्था है विकल अवस्था, जो पाप ग्रहों के साथ युति हो, या मतलब कोई ग्रह जैसे कहते हैं कि चंद्रमा शनि के साथ है तो पापी हो गया, बुध पाप ग्रहों के साथ है, कोई शुभ ग्रह पाप ग्रहों के साथ हो तो वह शक्तिहीन हो जाता है। ऐसे हमारी नवी अवस्था है विकल के बाद खल, यानी खल कहते हैं शत्रु। तो ग्रह युद्ध में पराजित ग्रह या शत्रु भाव में स्थित ग्रह। तो ग्रह युद्ध में पराजित ग्रह कब होता है? जब दो ग्रह समान डिग्री पर होते हैं, एक ही डिग्री पर होते हैं, उनके अंदर मात्र 30 कला का अंतर होता है, 30 कला का। तो 30 कला का जब अंतर होता है, 30 कला के अंदर होते हैं, तो उनमें ग्रह युद्ध होता है, उन दो ग्रहों के अंदर युद्ध होता है। तो कौन सा ग्रह जीतता है? तो जो इस ग्रह के अंश कम होते हैं वो जीतता है। ठीक है, तो अगर खल स्थिति आ रही है तो वह भी अच्छी नहीं है, यानी कि शुरू की 5 स्थितियां शक्त तक ठीक हैं, शक्त तक ठीक है, इसके बाद जो 6, 7, 8, 9 स्थिति है वो अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर आपको ग्रहों की दीप्तादि अवस्थाओं को भी जो दी गई कुंडलियां होती हैं या आपके पास कुंडली है उनमें लगाना है। तो मैंने बताया था अभी तक आपके पास 4 कॉलम बन गए, या आपने उच्च आदि के आधार पर देखा, मूल त्रिकोण के आधार पर देखा, बाल आदि के आधार पर माइनस प्लस देखा। तो आपको दीप्त आदि अवस्था के आधार पर भी किसी ग्रह के फल के लिए माइनस प्लस का एक और पॉइंट बना लेना चाहिए, जिससे कि आप उस ग्रह के विषय में बता सकें। हम अगले विषय पर आएंगे और उसके अंदर होती हैं 12 अवस्थाएं, तो वो भी बताऊंगा आपको 12 अवस्थाएं कैसे देखेंगे हम। हालांकि इन 12 अवस्थाओं का अध्ययन अभी आपको इस क्लास में नहीं करना है, वो आपको प्रवीण 2 और विशारद में हम कराएंगे, लेकिन फिर भी उसके इंट्रोडक्शन के रूप में आपको अभी हम करा देते हैं। तो ये जो आपने मूल त्रिकोण के बारे में, ये जो 9 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, तो वो दीप्त, स्वस्थ, मुदित, प्रमुदित, मित्र, शांत और शक्त, ये आपके सामने अच्छी बताई गई है। और जितनी स्थिति कमजोर होगी उतना ही फल देने में सामर्थ्य कम हो जाती है। उच्च का ग्रह यदि अस्त हो, अन्य कई क्रूर ग्रहों के साथ हो, तो उस ग्रह से दीप्तता का फल नहीं प्राप्त होता। अब आप देख रहे थे कि कोई ग्रह उच्च का है और वो दीप्त है, लेकिन आपने उधर देखा कि वो अस्त भी है या वो पाप ग्रहों में भी है, पाप भावों में भी है, तो माइनस प्लस के जो पॉइंट हैं वो यहाँ पर एक और आपको फल देंगे कि वो भले ही दीप्त दिख रहा है, लेकिन दीप्त होने के बाद जो भी वो फल नहीं दे सकता, क्योंकि वो अस्त भी है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी हम ये कुंडली देख रहे थे, इस कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे, आपको कुंडली दिख रही होगी, तो सूर्य, चंद्र, मंगल तीनों एक साथ बैठे हैं, और सूर्य 3 डिग्री का है, चंद्रमा 7 डिग्री का है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा अस्त हो रहा है। मंगल 12 डिग्री का है, तो मंगल भी उसके अंदर 12 डिग्री के अंदर अस्त हो रहा होगा। बृहस्पति भी 14 डिग्री का है, तो इसका मतलब लग रहा है सूर्य, चंद्र, मंगल तीनों अस्त हो रहे होंगे। तो गुरु जो उच्च का है उसके उच्च के फल दीप्त होने के बाद भी उतना नहीं मिल पाएंगे। ऐसे ही चंद्रमा स्वराशि का है, तो स्वस्थ होने के बाद भी वो उतने फल नहीं दे पाएगा। इस तरीके से आप इस परिणाम के विषय में यहाँ पर इनको लगा सकेंगे। अन्य अवस्थाओं के बारे में जो बताया है वो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि तो ऋषि पराशर के अनुसार जो अन्य अवस्थाएं बताई गई है वो है कि 12 अवस्थाएं और होती है, जैसे लज्जित, गर्वित, क्षुधित, तृषित, मुदित और शोभित।
शयनादि अवस्थाएं इनको कहा गया है। और शयन, उपवेशन, नेत्रपाणी, प्रकाशन, गमन, आगमन, सभा, अगम, भोजन, नृत्यलिप्सा, कौतुक, निद्रा। और इनका परिणाम पढ़ने के लिए अभी हम बृहत पराशर से अगले क्लास में इसको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये अभी आपके काम उतना नहीं है अभी। और इसके संदर्भ में आप इस पुस्तक को जैसे पढ़े गए हैं तो ये जन्म कुंडली में जो पूर्व जन्म और प्रारब्ध जन्म, प्रारब्ध और ये तो मैडम आपको पढ़ाई रही होगी, तो यहाँ पर वो चीज आएगी। अब हम देखते हैं कि बकरी ग्रह के संदर्भ में चर्चा यहाँ पर है। सूर्य सिद्धांत में ग्रहों की चाल की चर्चा करते समय चाल में अंतर होने से, यानी कि जो आपको गति दी गई है कि आपको इतनी स्पीड से चलना है, उसमें आप या तो कभी तेज चल रहे हैं, या आप कभी स्लो चल रहे हैं, या आप कभी चल ही नहीं रहे, या कभी आप उल्टे चल रहे हैं, पीछे देख देख के चल रहे हैं। तो वो जो एक दूसरे ग्रह से अपनी स्थिति बदलते हैं, तो तेज गति ग्रह, मंद गति ग्रह ग्रहों से आगे निकल जाते हैं। तो पृथ्वी से जब उनको देखते हैं तो 5 ग्रह जो पंचतारा ग्रह हैं, वो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि उल्टे चलते दिखाई देने लगते हैं। वो उस जगह रुक जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि उल्टे चल रहे हैं, तो वो वक्र हो जाते हैं। इसको ही वक्र गति कहते हैं। सूर्य व चंद्रमा कभी वक्र नहीं होते, सूर्य चंद्रमा अपनी गति से चलेंगे, लेकिन पंचतारा ग्रह हमको कभी कभी वक्र होते हुए देखेंगे। इसकी जो वक्र होने की स्थिति है या चाल की गति है, वो 8 प्रकार की है। उसको हम अष्टधा गति कहते हैं। 8 श्रेणी बताई गई। उसमें एक है वक्र, दूसरी है अनुवक्र, तीसरी है कुटिल। यह वक्र गति की चाल है। जब ग्रह पिछली राशि में प्रवेश करता दिखाई देता है, तो कुटिल ग्रह में स्थिर हो जाता है। इसके बाद गति है मंद, फिर है मंदतर। मंद माने धीमा, और मंदतर माने धीमे से भी धीमा, अधिक धीमा। फिर सम, सामान्य गति। फिर शीघ्रतर, शीघ्रतर माने अधिक तेज, बहुत तेजी से चलने वाला। और शीघ्र यानी तेज चलने वाला। आपको बोला 40 की स्पीड में चलो, आप 50 में चल रहे हो, यानी तेज चल रहे हो। लेकिन आप 80 पे चल रहे हो, यानी आप अधिक तेज चल रहे हो। तो जो आपको मात्रा दी गई है, उससे अगर आप बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं तब भी खराब स्थिति है, क्योंकि आपको कोई दुर्घटना का संभावना यहाँ पर बच जाती है, ग्रह की एक्सीडेंट हो सकता है उसका। और अगर वो धीमा चल रहा है तो भी नुकसान हो सकता है। धीमा चलने से ये नुकसान होगा कि जिस जगह पर उसको पहुंचना है और जिस समय पर मीटिंग करने पहुंचना है, उस समय पर वो अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाएगा। और गंतव्य पर नहीं पहुंच पाएगा तो जिस व्यक्ति से भेंट होनी है वो नहीं हो पाएगी तो काम रुक जाएगा। तो यानी कि उसका धीमा चलना भी नुकसानदायक है और उसका तेज चलना भी नुकसानदायक है। ग्रह को जो गति एक्चुअल दी गई है, अगर उसी गति से चलेगा तो वह उस कार्य को सिद्ध कर पाएगा। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग बात कही है, वक्र, अनुवक्र, विकला, मंद, मंदतरा, सम, चर, धरा, मतलब सबने अपने अपने तरीके से उनको कहा गया है। दूसरी चाल में शीघ्र गति, सामान्य गति, मंद, वक्र, इसको आप जब पढ़ेंगे और भावों के हिसाब से दूसरी राशि, तीसरी राशि, इसमें इस तरीके से उनको कहा गया है। तो आपको ग्रहों की गति के सिद्धांत को भी समझना है और इसको भी समझना है। इसकी प्रश्नमाला आपके सामने है, ग्रह विविध अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए और फलित ज्योतिष में किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होगी। आप अपने नोट्स बना लीजिए। किसी विशिष्ट भाव में बल अथवा दुर्बलता के निर्धारण के लिए हमें किन किन बातों पर विचार करना होगा, ये आप क्वेश्चन अपना बना लीजिए। ग्रहों के उच्चाभिलाषी और नीचाभिलाषी होने से आप क्या समझते हैं? क्या किसी ग्रह के परिणाम को इस संदर्भ में जानना महत्वपूर्ण होगा? ये क्वेश्चन आप बना लीजिए। भाव स्वामी और उस भाव के कारक के बीच संबंध स्थापित करने में, कारक वाला आपको पहले पढ़ा चुका हूं, इससे संबंधित क्वेश्चन अब आया है, आप उसे बना लीजिए। और ग्रहों के बल के बारे में आप क्या समझते हैं, जानते हैं, और वह बल कैसे देखा जाता है, इसको भी आप देखिए। ग्रहों के बीच मैत्री संबंध को स्पष्ट करिए। यह मैत्री संबंध किसी ग्रह की अवस्था या स्थिति को कैसे प्रभावित करता है। तो मैं समझता हूं कि जितना जो मैंने आज बताया है, इसके आपको नोट्स बनाना है। कारकत्व के संबंध में ये आपको मैं ये वाला पार्ट आपको पढ़ा चुका हूं, ये इसको आप पढ़ लीजिए। और जन्म पत्र का समय संशोधन का अगली बार मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद वाला जो पार्ट है वो दशा अंतरदशा। दशा अंतरदशा के संदर्भ में वैसे तो आपको सर ने गणित वाले सर बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इससे संबंधित बताऊंगा, क्योंकि दशा अंतरदशा से हम परिणाम कैसे देखेंगे, उसका विश्लेषण कैसे करेंगे,
इसके संबंध में हमारा ये पार्ट आएगा। और इसके साथ हम आपको योगों पे बता चुके हैं। इन जितने भी योग यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन सब योगों को अच्छे से नोट्स बना करके समझ लीजिए। और प्लस आप अपनी कुंडलियों में जो कुंडलियां आपके पास किसी ना किसी की परिचित अपरिचित की हो, आप उस कुंडली को मत देखिए, आप तो केवल कुंडली को उदाहरण के रूप में अपने नोट्स में बना कर रख लीजिए। मैंने ये चामार योग इस कुंडली में देखा, गज केसरी योग की मेरे पास ये 10 कुंडलियां हैं, 20 कुंडलियां हैं। तो आप एक डायरी में नंबर लग दीजिए। आप पहले तो अपनी कुंडलियों को नंबर दे दीजिए, जो भी कुंडली आप